जब सीता ऑलरेडी एक कल्ट फिगर हो चुके थे, जेएनयू दो चीज़ों के लिए बड़ा फेमस था। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि आप किसी भी स्टूडेंट्स विंग को बिलोंग करते हो, जैसे मैं फ्री थिंकर से था, आपको हर जगह जा कर के भाषण सुनना है जो अच्छे स्पीकर हैं क्या बोल रहे हैं। और उन अच्छे स्पीकर्स में प्रकाश करत, रघुनंदन, सीताराम येचुरी, देवी प्रसाद त्रिपाठी, ये सारे आते थे। ऑफ कोर्स नलिनी रंजन मोहंती तो थे ही। मैं रश्मि की यूनियन में काउंसलर था और मेरी यूनियन में सुरजीत काउंसलर थे। तो एक तरीके से कई जनरेशन से क्रॉस यहाँ पे आपके साथ बैठे हुए हैं। तो सीताराम येचुरी के जब मैं इलेक्शन में जब उनके भाषण सुनने जाता था तो नोट लेके जाता था, कई चीज़ें लिख के लाता था और बाद में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था कि उन्होंने कहा है इसको कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जेएनयू की जो सबसे अच्छी थी कि वहाँ पे बैरियर नहीं था कि आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं। यानी कि एसआईएस में अगर आप हैं तो आप सोशियोलॉजी की क्लास में जा सकते हैं, हिस्ट्री के क्लास में जा सकते हैं। बामरी का भी सीपी बामरी का भी क्लास अटेंड किया, सुदीप्तो कविराज का भी किया। और एक दिन जब मैं बेर खा रहा था तो एक आदमी छाते में खड़ा होकर मेरे साथ बैर तोड़ रहा था। उन्होंने कहा कि आप इस पेड़ के बेर तोड़िए, बड़े मीठे हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मैंने कहा आप सोशियोलॉजी वाले तो नहीं है? कहता हाँ वही है। मैंने कहा मैं आपके साथ क्लास अटेंड कर सकता हूँ? कहता हाँ चलो। हाथ पकड़ के ले गए। तो जो ये जेएनयू का कल्चर था जहाँ पे एक क्रॉस पार्टी लाइन बनहोमी थी और बैठकर इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद चाय पीते थे, ये बहुत बड़ी सीख थी। और जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो उस समय में सीताराम येचुरी ने एक भाषण में, जब वो एसएफआई की ओर से देने आए थे, तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कई बार पता चलता है यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी होती है, तो स्टूडेंट्स बड़े नाराज़ हो गए, कई वोट का भी लॉस हुआ। इलेक्शन जीतने के बाद मैं उनके साथ बैठ के चुपचाप ढाबे पे, गोदावरी ढाबे पे चाय पी रहा था। मैंने उससे पूछा, कॉमरेड एक बात बताइए, आपको दोबारा चांस दिया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स गलत प्रैक्टिस करते हैं? कहता अमिया एक बात जान लो, लीडर सबसे अच्छा वो होता है जो इस बात से नहीं प्रेरित होता है कि जनता किस बात से ज़्यादा वोट देगी। वो इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या पाथ लीड कर रहा है, किस तरह लेके आपको जा रहा है। और ये बात वर्षों बाद जब मैं सर्विस में गया तो मुझे समझ में आई। और कुछ घटनाएं जो आप लोगों में से अधिकतर लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा डिप्रीवेशन पॉइंट 0 था, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी हमने डिप्रीवेशन पॉइंट के लिए, क्योंकि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था समाज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बार झेलम लॉन में बैठकर हम शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे तो अचानक बारिश होने लग गई और बारिश के साथ लाइट भी चली गई। और शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज जी थे, वो गाते रहे, वो भी उठे नहीं, संगीत चलता रहा और एक आदमी उठ के नहीं गया। तब मुझे समझ में आया कि जो संस्कृति है, जो टॉलरेंस की संस्कृति है, वो न सिर्फ एक क्रॉस पार्टी लाइन है बल्कि वैल्यूज़ में भी इन्फ्यूज़ हो जाती है। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहला रेजोल्यूशन जो पास किया, ये सारी टीचिंग मैंने कई टीचिंग्स एक कॉमन इथॉस पॉलिटिकल कल्चर से सीखी है। उसमें पहला रेजोल्यूशन पास किया वो था फ्री नेल्सन मंडेला। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमने उस रेजोल्यूशन को नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को भी भेजा, वो जेल में थे, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उस समय सचमुच मुझे बिलीव था कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के इस रेजोल्यूशन से नेल्सन मंडेला को रिलीज होने में बड़ी मदद मिलेगी। ये एक जो आपस में छोटी सी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन का, स्टूडेंट्स का अपने ऊपर जो भरोसा होता है ना, ये बाद में समाज में बहुत काम करता है। बाद में हम लोग कई बार मिले और बाद में जब एक बार मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में था तो यूपीए सरकार में एक एमपी थे सीपीएम के, वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे वर्ल्ड फुटबॉल के 4 पासेज चाहिए। मैं बड़ा परेशान हुआ, उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए जो बाहर में फुटबॉल हो रहा है, इंटरनेशनल फुटबॉल, उसके पासेज मिनिस्ट्री नहीं देती है, बट वो अड़े रहे। तो मैंने कॉमरेड सीताराम येचुरी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये बताइए मैं इनको कहाँ से पासेज दूँ। तो उन्होंने बताया कि जिस एमपी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा भाई उसके पास तो पासपोर्ट भी नहीं होगा, वो किसी और के लिए मांग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल मत देना क्योंकि ये तुम्हारा देना काम नहीं है।
और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वैल्यूज़ के लिए आज भी वही स्टैंड करते हैं। 2000 में जब मेरी लास्ट पर्सनल मीटिंग हुई, हम दोनों गाज़ियाबाद के एक कॉलेज में गए हुए थे। एक फंक्शन था जहां हम दोनों स्पीकर थे। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को जब हम JNU के बारे में बताना शुरू किए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि डिबेटिंग की ये परंपरा होती है। तो सीता ने प्रपोज किया कि अच्छा चलिए एक टॉपिक आप लोग दीजिए, हम लोग 1 घंटा डिबेट करेंगे। उन्होंने एक टॉपिक दिया, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। आधे घंटे वो बोले, आधे घंटे मैं बोला, और उसके बाद समझ में आया JNU का इथॉस क्या होता है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आज जब मैं उनको ट्रिब्यूट पे कर रहा हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग JNU में रहने के बाद जितनी चीज़ें सीखे हैं, जो इस कॉमन कल्चरल इथॉस का एक पार्ट है, जहाँ आज सारे स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट बैठकर उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हम लोग अलग अलग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं, शायद आगे बढ़कर हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहा है, वो ये है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और जब तक इस समाज में रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर होगा, जब तक इस समाज में प्रोग्रेसिव आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ बने रहेंगे, जब तक इस समाज में हर JNU का पास आउट या पढ़ने वाला ये सोचता रहेगा कि उसके अंदर एक क्षमता है कि वो समाज को बदल सकता है, तब तक आई एम श्योर सीताराम याचुरी हम सबके बीच में जीवित रहेंगे और उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू वेरी मच।